तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि फिजिक्स में हम लोग ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज जो है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 जो है वो पहले आ चुका है, उसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो है हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको खत्म करना है। इसलिए आप लोग जो है लगातार शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, अच्छे से जो है सारे क्वेश्चन को देखें, ताकि आपका जो एग्जाम में है वो ऑब्जेक्टिव 35 में 35 सही होनी चाहिए। इसलिए कि हम लोग का जो लक्ष्य है वो 95 प्लस स्कोर करना है फिजिक्स में, तो उसमें ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऑब्जेक्टिव जो है 35 में 35 सही करना है। इसलिए लगातार जो है वीडियो में बने रहें और अच्छे से जो है पूरा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करें। जिस क्वेश्चन का आंसर जो है आइए हम लोग देखते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता रहेगा तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को देते चलना है। ठीक है, चलिए 25 तक हम लोग कर लिए थे, उसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है ना। एक मिनट, चलिए इसको सॉल्व करना है ना। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें, बोल रहा है कि एक बल्ब है जो 100 वाट का है, यानी कि एक जो लैंप है वो 100 वाट का है, डेली यूज होता है कितना 6 आवर, और कितने दिन के लिए यूज करना है 30 डेज के लिए। तो कितना एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगा, ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो जो है ध्यान रखना है, एनर्जी निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में एनर्जी निकालने के लिए डायरेक्ट जो है आप देखिएगा कि कितने वाट का लैंप है भाई, 100 वाट का, डेली कितना यूज करना है 6 आवर, और कितने दिन के लिए यूज करना है तो 30 डेज। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18, इस पर 3 जीरो। ठीक है, और ये किस में आएगा, ये किस में आ जाएगा किलो जूल में, सॉरी ये किस में आ जाएगा जूल में आएगा। लेकिन अगर इसको आपको किलो जूल करना है तो उसके लिए आपको ये 3 जो है जीरो हटाना पड़ेगा। तो 3 जीरो अगर हटा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा किलो जूल में। बात समझ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आंसर जूल में दिया हो तो जूल में ही छोड़ देना है, क्योंकि जूल में उस टाइप का आंसर दिया नहीं है। तो एक देख रहे हो यहाँ बन रहा है 18 किलो जूल, तो 3 जीरो जब हटाएंगे तो ये जो जूल था वो किस में बदल जाएगा किलो जूल में। यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो आसान ही क्वेश्चन है, चलो इसका जवाब दो तो क्या हो सकता है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, ये सब 10th में भी पढ़े होंगे। कौन सा रहता है, सिल्वर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर जो है इन चारों में से किसके बराबर होगा। तो ध्यान रखो 1 एम्पियर, देखो आई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्यू और बट्टा में टी होता है। क्यू का जो है यूनिट क्या होता है कूलम्ब, और टाइम का जो है कितना बनेगा सेकेंड। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि कौन सा आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट में बता दिए थे ईएमएफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बता दिए थे कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं ईएमएफ, और बता दिए थे कि ये पढ़ने में तो लगता है कि एक तरीके से ये फोर्स है, लेकिन ध्यान रखो ये पोटेंशियल होता है। क्या होता है पोटेंशियल, और हम लोग को पता है कि जो पोटेंशियल है इसका यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है वोल्ट, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको बनाओ। तो ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, है ना। कह रहा है कि 5 एम्पियर का जो है एक फ्यूज वायर है, कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वाट इन सर्किट, द रेसिस्टेंस ऑफ द फ्यूज वायर इज। बोल रहा है कि 5 एम्पियर का जो है क्या है एक फ्यूज आवर है, और वो कितना पावर जो मैक्सिमम पावर कितना कंज्यूम करेगा जो 1 वाट का। तो बोला है कि उस फ्यूज वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा। अब इसको निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि P बराबर होता है V स्क्वायर और बट्टे में R। ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, P बराबर V स्क्वायर और बट्टे में R। अब चूंकि V का मान तो दिया नहीं है, दिया किसका मान है I का मान,
है ना। इसमें अगर देखोगे तो आपने को गिवन क्या है, आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, पी दिया हुआ है 1, इतना ही है। अब चूंकि आई नहीं दिया है तो हम v को चेंज करेंगे। v बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, आई और इंटू में आर। तो इस v के जगह पर हम लोग को क्या करना है, आई और आर रख देना, इसका स्क्वायर बट्टे में आर। कितना बनेगा यहां से, तो p बराबर देखोगे आ जाएगा आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर और बट्टे में कितना है आर। तो इससे ये कटेगा, एक आर से एक आर, इसका स्क्वायर कट जाएगा। तो आर इक्वल टू अगर लिखें क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा पी और बट्टे में कितना आ जाएगा आई का स्क्वायर, कितना आएगा। अब p का मान क्वेश्चन में देखोगे कितना दिया हुआ है 1 के बराबर, और i का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे कितना बन जाएगा 25। अब 1/25 कितना होता है, डिवाइड करोगे तो 0.04, और चूंकि रेसिस्टेंस है तो ये इसका यूनिट क्या होगा ओम, तो 0.04 ओम। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से हम लोग को जो है फॉर्मूला लगा करके इसका आंसर निकालना है। चलो अगला देखो, ओम्स लॉ इज वैलिड, है ना। इसका आंसर पता होगा तुम लोग को, इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, जहां ओम्स लॉ पढ़े होगे ना तो वहां लिखा होगा कि ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो अगला देखो, बोला कि द ईएमएफ ऑफ ए कार बैटरी इज अबाउट, ये डायरेक्ट याद रखोगे कि कार के बैटरी का अगर तुमसे ईएमएफ पूछता है तो बोलेंगे 12 वोल्ट, कितना 12 वोल्ट। ईएमएफ इज मेजर्ड इन, ईएमएफ को जो है हम लोग किस में मेजर करते हैं, ईएमएफ इज मेजर्ड इन। तो देखो ईएमएफ अभी बताए हैं कि ये क्या है, पोटेंशियल है। जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या है, पोटेंशियल होता है। अब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बनता है वो ध्यान रखो, वो वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। तो वर्क का जो है यूनिट क्या होता है पता है, जूल, और इसका चार्ज का कितना होता है कूलम, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जूल पर कूलम। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली नॉन एज, 1 किलोवाट आवर जो है वो क्या है बताओ, 1 फैराड होता है, ये भी नहीं होता, 1 क्यूरी भी नहीं होता है। ध्यान रखो ये क्या है, यूनिट है, ऑप्शन ए, ये क्या है, यूनिट है। चलो अगला देखो, हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, कितना जूल जो है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो ध्यान रखो 1 किलोवाट आवर जो है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3.6 इंटू में 10⁶ जूल के बराबर होता है। चलो अगला देखो, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन, द टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ऑफ रेसिस्टेंस का, उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जब पढ़े होगे तो बताए होंगे कि देखो टेम्परेचर जो है तो उसका यूनिट हम लोग डिग्री सेल्सियस केल्विन ये सब में लिखते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है तो ध्यान रखो उसका यूनिट जो होता है वो पर डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस। इसको याद कर लेना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा रेसिस्टेंस का, उसका यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस। उसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं, पर डिग्री सेल्सियस। चलो अगला देखो, वोल्ट मीटर मेजर, वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, तो 10वां में पढ़े होगे कि वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मेजर करता है, और एमीटर के बारे में पढ़े होगे कि वो करंट को मेजर करता है। तो यहाँ वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा, पोटेंशियल को, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो अगला देखो, बोला कि इन फॉलोइंग फिगर shows current in a part of electrical circuit, then the value of I is given। इसका फिगर नहीं दिया है, आप लोग को फिगर जो है इसका देते हैं।
चलिए इसका फिगर जो है देते हैं, देखो फिगर जो है क्या दिया हुआ है। इस साइड से कम करंट जो आता है वो 1.5 एम्पियर का, यहां से जो करंट आता है वो 3 एम्पियर का करंट है। फिर ये आगे बढ़ता है, यहां से 0.5 एम्पियर का करंट निकल जाता है। फिर ये आगे बढ़ता है, यहां से 2.5 एम्पियर का करंट बाहर निकलता है। फिर ये आगे बढ़ता है, यहां से दो पार्ट में डिवाइड होता है, यहां लिखा है I और यहां लिखा है 1.2 एम्पियर। ठीक है, ये है क्वेश्चन, है ना। यही चीज लिखा है कि इन द फॉलोइंग फिगर शोज करंट इन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट देन द वैल्यू ऑफ आई। अब ये आई का मान तुमको बताना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि देखो इसमें कितना रहा है करंट, 3 एम्पियर का यहाँ से आया, फिर 1.5 एम्पियर का यहाँ से आया, तो कितना बन जाएगा 4.5। ये 4.5 यहाँ से आगे चलेगा, 4.5 एम्पियर यहाँ से आगे चलेगा। अब इधर से 0.5 यहाँ से निकल गया, तो इधर कितना चलेगा 4 एम्पियर का। 4 एम्पियर जब आगे बढ़ा तो यहाँ से 2.5 एम्पियर बाहर निकल गया, तो अब कितना बचेगा 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर में से 1.2 एम्पियर जो है वो इस साइड निकलेगा, तो कितना बनेगा 0. कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, यानी कि I इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.3 एम्पियर। कौन सा है, ऑप्शन ए 0.3 एम्पियर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट बोला कि द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस दैट कैन बी, यहाँ पर दैट होनी चाहिए, तो दैट कैन बी obtained by the combination of n resistor each resistance R is। अब देखो क्या बोला है कि द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस। अब देखो दो चीज है, एक तो हम लोग क्या करते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक पैरेलल में। तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है ना कि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर सीरीज में अगर तुम कनेक्ट करोगे तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए कि R1 प्लस R2 प्लस R2 जो है R3 आ जाएगा, तो कॉम्बिनेशन निकालोगे तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन पैरेलल में घट जाता है। अगर मान के चलो कि बहुत सारे रेसिस्टेंस को क्या किए, पैरेलल में अगर कनेक्ट कर रहे हो इस तरीके से, तो यहां से जो कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस निकलता है वो मिनिमम निकलता है। और अगर सब इक्वल है तो सिंपल है, देखो सब इक्वल है और हर एक का रेसिस्टेंस अगर R दिया है और टोटल है कितना N, तो सिंपल है क्या कर दोगे R और बट्टे में N। ये देख लोगे कि किसी एक को उतारो और टोटल है कितना N है, तो N से डिवाइड कर देना है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए R बट्टा में N। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दो बल्ब है ना, बोल रहा है कि एक है 25 वाट का जो कितने वोल्ट पर है 220 वोल्ट पर, और एक है 100 वाट का ये भी 220 वोल्ट पर है। आर गिवन विच हैज हायर रेसिस्टेंस, किसका रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, है ना। तो उसके लिए देखो एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कि P बराबर हम लोग जानते हैं V स्क्वायर और बट्टे में R। P स्क्वायर जानते हैं, V स्क्वायर और बट्टे में R। रेसिस्टेंस अपने को पूछा है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, P इस साइड आ जाएगा, यानी कि V स्क्वायर और बट्टे में P आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहां से देखोगे तो इसका भी पोटेंशियल जो पहला वाला है इसका भी पोटेंशियल 220 दिया है, इसका भी 220 दिया है, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है। और हम लोग को पता है कि जब हम लोग कांस्टेंट हटाते हैं तो कांस्टेंट हटाने की वजह से डायरेक्टली का साइन आ जाएगा और 1 बट्टा में P। अब एकदम सिंपल हिसाब किताब है कि देखो R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि P के, मतलब अगर P का मान बढ़ा तो R का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। P का मान अगर ज्यादा होगा तो R का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देख लो 25 वाट और 100 में, इसमें देखोगे कि इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो P का मान इसका ज्यादा है, P का मान ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें R का मान ज्यादा है। इसका मतलब इसमें R का मान ज्यादा है, तो
कम होगा और इसमें P का मान कम है, तो इसका मतलब R का मान जो है इसमें क्या हो जाएगा, P का मान कम है तो इसका मतलब R का मान इसमें ज्यादा होगा। P का मान जितना कम R का मान ज्यादा हो जाएगा। तो बोला कि विच हैज हायर रेसिस्टेंस, की ज्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा, तो ज्यादा रेसिस्टेंस 25 वाट वाले का हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी पे तो अभी क्या न्यूमेरिकल देख लिए। P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर और बट्टे में R, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ध्यान रखो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ये सब बात याद कर लोगे कि ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अगला देखो, बोला कि द करेंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर, किसी वायर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया है, कितना है 1.6 × 10⁻⁹, इतना होता ही है। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड, एक सेकेंड में उस वायर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब ध्यान दो, देखो करंट अपने को दे दिया है I बराबर 1 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज दे दिया है, कितना है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर सेकेंड यानी कि T इक्वल टू दे दिया है, देखो क्या पूछा है कि देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में जो है उस वायर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यानी कि T इक्वल टू अपने को दे दिया है कितना है 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो I बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q और बट्टा में T होता है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े होगे कि Q जो होता है वो Ne के बराबर होता है। Q बराबर क्या होता है, Ne, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ले लिए थे इसलिए स्मॉल लिखे, कैपिटल भी लिख सकते हैं। Q बराबर जो है हम लोग जानते हैं क्या होता है, Ne। तो बताओ Q के जगह पर अगर हम Ne पुट कर दे, बट्टा में T होगा। अब सबका वैल्यू पुट करो, हमको n निकालना है, तो देखो n बराबर क्या होगा, n के साथ e मल्टीप्लाई में तो ये बट्टा में चला जाएगा और ये दोनों क्रॉस आपस में गुना हो जाएगा, तो IT और बट्टे में आ जाएगा e। अब सबका मान रखो, I का मान कितना के बराबर है, I का मान देखोगे कितना दिया है 1, T भी कितना है 1, और E का मान कितना है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। अगर इससे तुम डिवाइड करोगे, ऊपर में 1 बचेगा, कितना आ जाएगा 1.6, इसको ऊपर लेकर के जाओ तो 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 19। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखो तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में एक जीरो आ जाएगा तो 10 बनेगा, अगर इसका पॉइंट हटा दे तो ऊपर में एक जीरो आ जाएगा 10 बनेगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद ये जो 10 का पावर 19 है उसमें से एक जीरो अगर हम निकाल ले, वो इसके साथ लगा देंगे तो ये 100 बन जाएगा, और इसमें से एक जीरो निकला तो कितना आ गया 18, और बट्टे में कितना है 16, पॉइंट तो हटा चुके हैं उसके बदले जीरो दे चुके हैं। अब ये कितना आ जाएगा, 100 में अगर भाग करोगे ना 16 से, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू में 10⁻18। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 6.25 इंटू में 10⁻18। बात समझ आ रही है ना, चलो सब समझ जाओगे, न्यूमेरिकल है थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर चेंज्ड, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर चेंजेज, कि कब जो है चेंज होता है, इन चारों में से क्या होगा जब, तब जो है उसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो ध्यान रखोगे टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर जो है चेंज करोगे तो रेसिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेसिस्टिविटी जो होता है जिसको हम लोग रो बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ये मेन होता है कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए बाकी ऑप्शन नहीं लगा करके क्या करोगे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज चेंज, जब भी हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तब उसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो अगला देखो, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, अगर किसी गैल्वेनोमीटर को हमको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो वन नीड्स टू कनेक्ट ए। अब देखो इसमें से क्या करना पड़ेगा ताकि जो ये गैल्वेनोमीटर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, एमीटर में। अब देखो हम लोग को पता है कि एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो हम लोग करते क्या है, जो गैल्वेनोमीटर है
अगर गैल्वेनोमीटर को हमको कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो इसका रेसिस्टेंस कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लो रेसिस्टेंस जो है इसी के पैरेलल में जोड़ देते हैं। एक लो रेसिस्टेंस क्या करेंगे, इसी के पैरेलल में जोड़ देंगे। इसलिए देखोगे इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। लो रेसिस्टेंस जो है किसमें कनेक्ट कर देते हैं, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। चलो अगला देखो, टू वायर रेसिस्टेंस सॉरी द वायर रेसिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम के बराबर, और उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया है। तब कह रहा है कि बताइए द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल बिकम, कि उसका रेसिस्टेंस, उस वायर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। बनाओ तो इसको जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी से इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। कॉन्सेप्ट तो पता है ना, जैसे मान के चलो ये एक वायर है, ठीक है, एक होता है जोड़ करके बढ़ाना और एक होता है स्ट्रेच करना। तो खींचने से लेंथ जब बढ़ेगा ना, तो पता है कि खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगा ना, तो वो पतला हो जाएगा। तो लेंथ बढ़ेगा तो साथ साथ इस पतला होगा, मतलब इसका एरिया घटेगा। तो इसको अगर जैसे मान के चलो अभी इसका एरिया ए है और लेंथ एल है, रेसिस्टिविटी रो के बराबर है, तो रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, R1 अगर हम लिखे तो R इक्वल, R1 छोड़ दो, ये कितना बन जाएगा, रो एल बाई ए होता है, ये फॉर्मूला आता है। अब क्या किया कि इसको स्ट्रेच करके, खींच करके इसको और डबल कर दिया, यानी कि इसका लेंथ 12 हो गया। और बता दिए कि अगर खींच करके लेंथ बढ़ाओगे ना तो एरिया घटेगा, और जिस रेशियो में लेंथ बढ़ेगा ना उसी रेशियो में एरिया घट जाता है। मतलब अगर ये 2 गुना बढ़ा है तो इसका एरिया आधा हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। रेसिस्टिविटी तो चेंज होगा नहीं, वही वायर है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, सेमी मटेरियल का बना हुआ है। तो आर न्यू रेसिस्टेंस की अगर बात करो तो ये रो एल की जगह पर 2L और बट्टा में ए की जगह पर A/2। यहाँ से 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो ये बन जाएगा रो एल बाई ए और इंटू में 4। अब बताओ ये पहले का रेसिस्टेंस था, इंटू में 4, तो पहले के रेसिस्टेंस का ये कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, यानी कि 4 टाइम्स। तो अब उसका रेसिस्टेंस देखो, पहले वाले का रेसिस्टेंस कितना था, 1 ओम, इसका रेसिस्टेंस कितना था, 1 ओम के बराबर। तो यहाँ 1 रख दोगे और इंटू में 4, तो ये कितना बन जाएगा, 4। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना टाइम्स जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, वो भी पूछता है। कितना आ जाएगा, 4 ओम। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट देखो, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज मेजर्ड बाय, जो ईएमएफ होता है सेल का उसको क्या चीज से मेजर करते हैं, तो ध्यान रखोगे किससे मेजर किया जाता है, पोटेंशियोमीटर से। चलो अगला देखो, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ये सब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, E बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत यहां तक, चलो आगे चलते हैं। बोला है कि 2 सेल है जिसका ईएमएफ जो है, एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है, यहाँ E2 होनी चाहिए। इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है और R2 है, जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या है, R1 है और R2 है। तो बोलना है कि द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। तो इसके लिए देखो तुम लोग डायरेक्ट याद रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे और इसको इससे, E1 R2 प्लस में E2 R1 और बट्टे में R1 और प्लस में R2, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चले, चलो अगला देखो, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। अब बताओ, ये सब बात भी बताना पड़ेगा, तो पहले से पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें कौन सा एलिमेंट जो है यूज किया जाता है, तो ध्यान रखो क्या रहता है, नाइक्रोम। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है भाई, बोला कि व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग, कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसका यूज जो है क्या चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है। जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वो क्या चीज को मेजर करने के लिए, व्हीट स्टोन ब्रिज देखे होगे इस टाइप से रहता है,
इस तरीके से रहता है, जिसमें हम लोग रेशियो देख लेते हैं कि इसका रेशियो अगर बराबर है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा, है ना। तो इतने पे अभी मत जाओ, इतना ध्यान रखो कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो मेजर करता है किसको, रेसिस्टेंस को। अब ये किस टाइप के रेसिस्टेंस को जो है मेजर करेगा, तो ध्यान रखो हाई रेसिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है और लो रेसिस्टेंस को भी। तो हाई रेसिस्टेंस सिंगल नहीं लगा सकते, लो, ये बोथ हाई, अच्छा यहाँ पर होगा बोथ हाई एंड लो रेसिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला देखो। नेक्स्ट बोला है कि इट द इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज आई बराबर 0.6 साइन 100 ओम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो है मिस्टेक लग रहा है, ये जो देख रहे हो, इसको ऐसे होनी चाहिए था I इक्वल टू 0.6 साइन 100 t, ये चीज होनी चाहिए। और ये पूरा का पूरा चूंकि I का वैल्यू है तो ये किस में लिखाएगा, एम्पियर में लिखाएगा। बात समझ रहे हो, वहां t होनी चाहिए था। ठीक है, आंसर भी, ऑप्शन भी जो है उसी हिसाब से दिया हुआ है। अब इसको देखो क्या करना है। ठीक है, एक हम लोग जो है इक्वेशन पढ़ते हैं I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो देखो आई नॉट का वैल्यू अगर इसमें पूछ लेता, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि आई नॉट बताइए कितना होगा, तो कंपेयर करेंगे तो साइन से पहले जो लिखा रहता है उसको आई नॉट बोल देते हैं, यानी कि आई नॉट अपना कितना मिल जाएगा 0.6। तो आई नॉट पूछता तो यही आंसर हो जाता। ठीक है, हमको बोला है कि फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है। देखो इसको अगर कंपेयर करोगे तो साइन से साइन हटेगा, टी से टी हटेगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 100 के बराबर। ये जो ओमेगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो ओमेगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपसे पूछता कि बताइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, तो बोल देते हैं कि इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा वो कितना के बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर। लेकिन हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ करके इक्वेशन में कितना दिया था, अच्छा साइन, यहाँ ओम नहीं होगा भाई, एक मिनट, टाइप ही जो है वो गड़बड़ हुआ था। यहां जो बनेगा 100 पाई टी आता है, 100 इंटू में पाई इंटू में टी। अब कंपेयर करोगे तो टी से टी हटेगा, यहाँ कितना बचेगा, पाई बचेगा। हाँ ये रहता है। देखो अब चूंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो अब अगर पूछता है कि बताइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, तो डायरेक्ट हम बोल देते कि कितना है, 100 पाई के बराबर है। लेकिन हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ करके हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ का मान। अब वो कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एफ। ये कितना के बराबर होता है, 2 पाई एफ, इसी को फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और ये कितना के बराबर है, 100 पाई के बराबर है। तो अगर हम लोग एफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 पाई और बट्टे में 2 पाई, तो पाई से पाई कटेगा और 2 से काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा 50। ये कितना आ जाएगा 50, यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 ओम नहीं लगा दोगे, देखो ऑप्शन में क्या दिया है, 50 ओम भी दिया हुआ है, यहाँ देखोगे 100 भी दिया, 100 ओम भी दिया है। तो ये यूनिट जो है ओम नहीं लगा दोगे, ओम किसका यूनिट होता है, रेसिस्टेंस का होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो पर सेकेंड होता है, अगर इसको बोले तो ये क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, इसका यूनिट पर सेकेंड होता है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब देखो वर्क फंक्शन जो होता है वो बता दिए थे कि वर्क फंक्शन एक तरीके का एनर्जी है ना, पढ़े थे हम लोग वर्क फंक्शन के बारे में। तो किसी भी चीज का वर्क फंक्शन हो, सोडियम का हो, कॉपर का हो, किसी भी चीज का वर्क फंक्शन होगा, तो वर्क फंक्शन का जो यूनिट होता है, वर्क फंक्शन का जो यूनिट होता है वो तुम लोग ध्यान रखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब किसी भी चीज का वर्क फंक्शन हो भाई, मेजर जो करेंगे तो वो किस में मेजर करेंगे, या किस ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखेंगे। चलो अगला देखो, ऑप्शन टिक किया ना इसमें, हाँ। चलो नेक्स्ट देखो क्या है,
बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर, व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कंपेयर करता है? तो अभी देखें कि किसको कंपेयर करता है, ये रेसिस्टेंस को कंपेयर करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज, जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है ना, किसी कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी रो बोल देते हैं। तो ये इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा? जब तुम इंक्रीज करोगे किसको? टेम्परेचर को। पीछे भी देखे हो कि जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो तभी चेंज होता है जब हम लोग टेम्परेचर को बदलते हैं। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। चलो अगला देखो, द वैल्यू ऑफ रेड कलर, द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, रेड कलर का जो है कलर कोड कितना होता है? 2 के बराबर। चलो अगला देखो, द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर का रेसिस्टेंस बता दिया था कि देखो आइडियल एमीटर रहता है ना तो उसका हम लोग कितना ले लेते हैं? 0। और डायरेक्ट अगर पूछ देता है कि एमीटर का रेसिस्टेंस बताइए तो बताए होंगे कि इसका वेरी स्मॉल होता है, यानी कि ऑप्शन सी। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है हम लोग इसको h से लिखते हैं, और इसका जो डायमेंशन होता है वो ध्यान रखना है ml का पावर -2 t का पावर -1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ml का पावर 2 और t का पावर -1। चलो अगला देखो, ए हॉट वायर एमीटर मेजर, जो हॉट वायर होता है, ए हॉट वायर एमीटर जो है वो किसको मेजर करेगा? तो ध्यान रखना है ये किसको मेजर करता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये किसको मेजर करेगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कुछ कुछ जो है एकदम फैक्ट है तो उसको तुमको याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? अभी पढ़े देखो, अभी बताएं कि जो वर्क फंक्शन होता है इसका यूनिट होता है, जो वर्क फंक्शन होता है इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क फंक्शन जो है वो एक तरीके का एनर्जी है। क्या है ये? एनर्जी। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। यानी कि कितना हो जाएगा ये? जूल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ठीक है अगला देखें। चलो बोले कि आउट ऑफ 2 बल्ब, तो पिछला क्वेश्चन हो गया जो बताया, सेम ही क्वेश्चन है जिसमें कितना आया था? 25 वाट। तो इसको अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन ए जो है टिक करो। हाँ इसको बनाओ, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो मेडिकल में अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाओ तो जरा, क्या हो सकता है इसका आंसर? बनाओ तो इसको, क्या आंसर इसका हो सकता है? पहले तो ये सोचो कि बनाओगे कैसे। क्या बोला है कि 2 रेसिस्टेंस है, 2 रेसिस्टेंस है जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:4, यानी कि अगर एक रेसिस्टेंस को R1 माने और एक रेसिस्टेंस को R2 मान ले तो इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें कनेक्ट किया गया है? पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तब बोल रहा है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन देम आर इन द रेशियो ऑफ, कि बोला है कि जो इसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा उसका रेशियो क्या होगा? तो अगर हीट प्रोड्यूस्ड करें, देखो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हीट का फॉर्मूला पढ़े होगे, I²RT। H बराबर क्या फॉर्मूला होता है? I²RT। कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि देखो इसमें कहीं पर आई का चर्चा नहीं किया, कहीं पे आई का चर्चा नहीं, तो तुमको आई को हटाना पड़ेगा। और फॉर्मूला हम लोग को पता है कि V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या होगा? V बट्टा में R, इतना आता है। तो I के जगह पे रखोगे, उस पर स्क्वायर है, तो अगर I का स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि V² और बट्टे में क्या बन जाएगा? R का स्क्वायर। V² और बट्टे में R का स्क्वायर। और एक R देखोगे यहाँ पहले से, एक R जो है देखोगे यहाँ पहले से है, और इंटू में क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। अब इसका जो है देखोगे एक R से इसका पावर कट जाएगा, तो H बराबर जो फॉर्मूला मिलेगा, H बराबर क्या फॉर्मूला मिल जाएगा? V² बट्टा में R और इंटू में T। V और T देखोगे कहीं पर जो है इसका चर्चा नहीं है, तो ध्यान रखोगे यहाँ पर जो पोटेंशियल यानी कि V और T ये दोनों का दोनों क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और अगर ये कांस्टेंट है तो हटाओगे तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा? R के। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है
डायरेक्टली नहीं होगा, सॉरी, एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, आर के। अब अगर तुम यहां से रेशियो निकालोगे H1 और बट्टे में H2, अगर रेशियो निकालोगे H1 और बट्टे में H2 तो वो कितना आ जाएगा 1 बट्टा R1 और बट्टे में R2, ये उलट जाएगा, R2 और बट्टे में कितना हो जाएगा R1। तो H1 रेशियो H2 अगर देखोगे तो ये कितना का रेशियो बनेगा, R2 रेशियो R1 आएगा। तो R2 रेशियो R1 यानी कि R1 और R2 का रेशियो देखोगे कितना दिया हुआ था 3/4, तो उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो देखो, न्यूमेरिकल रहेगा तो भाई उसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, कुछ फॉर्मूला लगाओगे है ना, फिर इसको सॉल्व करोगे तब जाकर के उसका फाइनल आंसर मिलेगा। द वैल्यू ऑफ करेंट इन द फिगर, अब फिगर नहीं दिया है, फिगर जो है हम दे रहे हैं कि इसका क्या फिगर है जिसमें आपको किसका वैल्यू बताना है, आई का वैल्यू बताना है कि आई कितना के बराबर होगा। ये फिगर दिया हुआ देखो, इस तरीके से है। यहां से 20 एम्पियर का करंट आया है, इस साइड से 4 एम्पियर का करंट आया है, और यहां से जो बाहर निकला है 8 एम्पियर का करंट बाहर निकला है। फिर यहां से 8 एम्पियर का करंट बाहर निकला है, तो बोल रहा है कि आई का वैल्यू कितना होगा, इसको बनाना है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, कि कितना करंट आ रहा है और कितना करंट बाहर निकल रहा है। ध्यान रखो, जितना करंट जो है वो इन करेगा उतना ही करंट क्या होता है, बाहर भी निकलता है। जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट क्या होगा, बाहर भी निकलेगा। तो अगर देखोगे इसमें, यहाँ पहले जंक्शन पे अगर देखोगे तो 20 एम्पियर का करंट और 4 एम्पियर का करंट ये इन कर रहा है, तो 20 एम्पियर और 4 एम्पियर कितना हो गया, 24 एम्पियर करंट जो है जंक्शन पे इन किया है, जिसमें से 8 एम्पियर बाहर निकल गया। ये वाला 8 एम्पियर क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो 24 एम्पियर आया, 8 एम्पियर बाहर निकल गया, तो अब बचा कितना 16 एम्पियर। अब 16 एम्पियर आगे देखोगे दो रास्ता है, एक रास्ते से जो है कितना निकल गया 8 एम्पियर निकल गया, तो 16 में से 8 एम्पियर निकल गया, तो दूसरे साइड से कितना निकलेगा 8 एम्पियर। इसलिए कि जितना करंट आता है उतना ही करंट बाहर भी निकलता है। तो इस तरीके से आई का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा 8 एम्पियर आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े होगे कि करंट डेंसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला सही होता है। तो ध्यान रखोगे, करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, और ये आई और बट्टा में कितना होता है ए के बराबर, करंट और बट्टा में एरिया। चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी, है ना। नाम अगर पहले नहीं सुने हो तो इसको जो है डायरेक्ट फॉर्मूला तुम याद कर लोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी, की मोबिलिटी के लिए जो है इसमें से कौन है जो करेक्ट होता है। तो मोबिलिटी को जो हम लोग तो म्यू से डिनोट करते हैं, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और बट्टा में क्या होता है ई के बराबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और बट्टा में ई के बराबर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखें, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है ना। चारों ऑप्शन में से कौन है जो करेक्ट है। अब सब जो है किसके लिए, देखो वाट यूनिट लगा हुआ है तो इसका मतलब पावर के लिए है। तो P बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ये वर्क अपॉन टाइम होता है, जो पावर होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, और इसका टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो ये आ जाएगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन लग रहा है ना, जूल पर सेकेंड, पहला ही है जूल पर सेकेंड। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बोला कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर फॉर ब्लू कलर, जो कार्बन रेसिस्टर उसमें ब्लू कलर का कलर कोड क्या होता है। तो डायरेक्ट याद रखना, ब्लू कलर का कितना होता है 6 होता है। चलो अगला देखो, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, जो एम्पियर आवर है वो किसका यूनिट होता है, एम्पियर आवर किसका। अब देखो इसमें बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, वो एम्पियर आवर जब ये देखेगा ना तो उसको थोड़ा थोड़ा जो है वो एनर्जी टाइप लगने लगता है कि एम्पियर जो है आवर वो किसका यूनिट होगा, एनर्जी का होगा। लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं करना, ध्यान दो इस ये क्यों जो है इसका आंसर जो है वो चार्ज आएगा, क्यों आएगा वो सो देख लो। देखो आई बराबर क्या होता है क्यू और बट्टे में टी के बराबर। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
तो Q को 1 से गुना करेंगे तो Q इक्वल टू I और इंटू में कितना बनेगा T। अब देखो I का यूनिट क्या होता है, I का यूनिट एम्पियर, और टाइम का जो है क्या रहेगा, टाइम का यूनिट या तो सेकंड लिखेंगे या आवर लिखेंगे, यही ना आएगा। तो एम्पियर आवर जो है वो किसका यूनिट है, देख लो चार्ज का यूनिट है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो अगला देखते हैं। चलो इतना ही क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से जो है कंप्लीट कर लोगे, है ना। अब टाइम काफी कम है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को छोड़ नहीं देना है कि जो है कल देख लेंगे परसों देख लेंगे, ये इंतजार में नहीं रहना है। जो भी ऑब्जेक्टिव आपको करवाया जाए उसको उसी दिन जो है कंप्लीट करोगे, फिर जब अगला ऑब्जेक्टिव मिलेगा फिर उसको आगे कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हो उसको बार बार जो है रिवीजन करते रहोगे, ताकि एग्जाम से 2-4 दिन 5 दिन पहले ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। इसलिए कि इस टाइम जो है यानी कि इतना नजदीक जब टाइम आ जाएगा तो उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। शुरू से जो है कुछ सब्जेक्ट जैसे हिंदी ये सब जो है नहीं देखे होंगे, कुछ बच्चे का जो है उर्दू होगा, तो वो सब अगर नहीं देखे होंगे तो अब जो है आपको सारा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, इसलिए टाइम कम मिलेगा। इसलिए बार बार जो है जितना ही टाइम मिले उस टाइम में आप बार बार रिविजन करें, ताकि लास्ट के जो है 5-6 दिन जो है आपको ज्यादा प्रेशर नहीं रहे। एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले अच्छे से रिविजन किया और जा करके एग्जाम दे दिए। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहीं खत्म करते हैं, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।